ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लगातार देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति। तो आज वो दिन आ गया है कि 1857 की क्रांति का अंतिम क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति पर कौन कौन से व्यक्ति ने क्या क्या बात बोला था, क्या कमेंट किया था, यानी कैसा प्रकृति का आंदोलन था, कौन कौन भाग लिए थे, किसके किसके बीच था, ये सारी बात आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति जब इतना बड़ा क्रांति, इतना फेमस क्रांति, प्रसिद्ध क्रांति देश में हुआ, तो भी अंग्रेज से हम लोग आज़ाद क्यों नहीं हुए। इसका मतलब हुआ 1857 की क्रांति का असफलता का कारण जानेंगे। फिर उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुआ, तो देश लेवल पर क्रांति में पूरा देश तो भाग लिया नहीं, फिर भी अंग्रेज को तो डर हो गया। तो अंग्रेज ने अपने में क्या क्या परिवर्तन किया, अपने शासन प्रशासन को किस प्रकार से बदलाव किया, वो सारी बात को जानेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं हम लोग पॉइंट पर। और आज 1857 क्रांति का अंतिम क्लास है। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। कल से हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं सीधा। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति के पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले ने 1857 का विद्रोह को कहा कि यह सिपाहियों का विद्रोह है, यानी सिपाही विद्रोह है। तो उससे दुनिया के लोगों ने पूछा, अन्य व्यक्ति ने पूछा कि आप जो इतना कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं यह सिपाही विद्रोह है, तो कैसे सिपाही विद्रोह है। चलिए इसको हम समझाते हैं कि लॉरेंस एवं सीलो का बात कहाँ तक सही है, क्या वो सही कहा कि गलत कहा। आप याद करिए तात्कालिक कारण। 1857 ईस्वी के तात्कालिक कारण है बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का घटना। मंगल पांडे कौन थे, तो सिपाही थे, पहली बात। दूसरा, हम लोग जाने थे कि दिल्ली में विद्रोह जो बहादुर शाह जफर किए, तो बहादुर शाह जफर अपना से कुछ नहीं किए, मेरठ के सैनिक सिपाही सब दिल्ली आया, तभी 1857 क्रांति दिल्ली में हुआ। तो इसका मतलब मेरठ के सिपाही यहाँ पर भाग लिए एक तरह से। तीसरा कारण आपको बताते हैं नाना साहब के बारे में। कानपुर में जब रेजिमेंट के सैनिक सब कानपुर का विद्रोह नहीं करता, तो नाना साहब विद्रोह में भाग नहीं लेते। चौथा कारण देखिए कि जगदीशपुर, अगर दानापुर छावनी के रेजिमेंट के सैनिक सब अगर जगदीशपुर नहीं जाते हथियार लेकर, तो वीर कुंवर सिंह विद्रोह नहीं करते। तो एक नहीं, दो नहीं, चार कारण आपके सामने रखे लॉरेंस एवं सीले ने, और बताया दुनिया को कि देखिए 1857 का विद्रोह कोई विद्रोह नहीं था, यह सैनिकों का विद्रोह था। तो पहला बात क्लियर कि सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह पूछेगा कौन कहा, तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा। उसके बाद दूसरा चलते हैं, एक व्यक्ति है भारत के जिसका नाम है बी.डी. सावरकर। भारत की तरह से पक्ष को रखा, और भारत की तरह से पक्ष को रखा, कहा कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इतना बड़ा आंदोलन पूरा भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ था, और हम लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज किसी तरह भारत छोड़ ही दे, इसीलिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और सबसे अधिक बार अभी तक के इतिहास में क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के प्रकृति से आया है कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आप याद रख लीजिए बी.डी. सावरकर। अगर पूरा नाम नहीं याद रहता तो आप सावरकर याद रखिए। सावरकर साहब ने कहे थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का विद्रोह। उसके बाद तीसरा नंबर पे देखते हैं कि मजूमदार साहब का बात। आर.सी. मजूमदार इसका पूरा नाम है। मजूमदार साहब क्या कहे और दुनिया को समझा भी दिए कि बी.डी. सावरकर साहब आप गलत बोले, न तो यह प्रथम है, न तो स्वतंत्रता है, न तो संग्राम है। कहा कि समझाइए, आपका बात में कुछ जान भी लगना चाहिए, आप बोलते हैं तो इसको समझाइए। तो कहा कि आप याद करिए दिल्ली जहाँ से शुरुआत हुआ, बहादुर शाह जफर को अगर परेशान नहीं किया जाता अंग्रेज के द्वारा, बहादुर शाह जफर को अगर लाल किला खाली करने को नहीं कहा जाता, बहादुर शाह जफर को अगर वहाँ पर उसको
सिक्का पर उसका चित्र यानी नाम लिखने से मना नहीं किया जाता, या उसके पुत्र को सम्राट कहा कि सम्राट घोषित नहीं किया जाए, शाहजादा किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर को पर्सनली टच किया, पर्सनली तंग किया, तो व्यक्तिगत फायदा के लिए बहादुर शाह जफर अंग्रेज के खिलाफ लड़ गए। आप कहाँ की बात करते हैं, बात करते हैं आप नाना साहेब का। तो नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया, इसलिए वो अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए लड़ा। झांसी की रानी व्यक्तिगत फायदा के लिए लड़ा कि उसका साम्राज्य हड़प लिया गया झांसी को, तो व्यक्तिगत फायदा के लिए लड़ा। आप बात करते हैं वीर कुंवर सिंह का, वीर कुंवर सिंह व्यक्तिगत फायदा के लिए लड़ा। कैसे? तो वीर कुंवर सिंह का जो जमीन था, जमींदारी, उसके भाई अमर सिंह को कहा कि नहीं दिया जाएगा, तो अंग्रेज ने इसलिए अंग्रेज के खिलाफ लड़ा। तो आप कहाँ से कहते हैं कि प्रथम है, कहाँ से कहते हैं कि स्वतंत्रता है, कहाँ से कहते हैं संग्राम है? इसीलिए 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना तो स्वतंत्रता, ना तो संग्राम है। यह कौन कहा और कौन समझाया? तो मजूमदार। तो आप याद रखिए किसका नाम, मजूमदार का। उसके बाद आप देखिए अंग्रेज के पक्षधर थे आउटट्रम और टेलर। आउटट्रम और टेलर कहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है ईसाइयों के खिलाफ। कैसे? कहा कि हिंदू मुस्लिम, आप जितना इसमें 1857 के विद्रोह में भाग लिया, आप गिन गिन के देखिए, या तो मुस्लिम है या तो हिंदू है। और आप यह देखिए घटना का जो शुरुआत हो गया कब? कहा कि अफवाह फैला गया कि गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल एनफील्ड राइफल में किया जाएगा। तो गाय पवित्र होता है हिंदू धर्म के लिए और सुअर पवित्र होता है मुस्लिम धर्म के लिए, इसीलिए कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किया ईसाई के खिलाफ, और यह 1857 विद्रोह हुआ। तो याद रखिए आउटट्रम और टेलर ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम का क्या है, षड्यंत्र है। उसके बाद रीज कहा कि धर्म युद्ध है, हिंदू मुस्लिम का धर्म को एकजुटता और ईसाई धर्म के खिलाफ यह युद्ध है, तो इसका नाम दिया गया धर्म युद्ध। तो याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम एक तरफ और ईसाई एक तरफ, और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो इसी को कहा जाता है धर्म युद्ध। तो धर्मों के बीच में युद्ध को धर्म युद्ध कौन कहा? तो रीज। तो याद रखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक याद रखिएगा, 6ठा नंबर डिज़रायली कौन थे? तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे डिज़रायली, और वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ता था और विपक्ष में था। इसीलिए कहा कि 1857 के विद्रोह से आगाज हो गया, क्योंकि यह छोटा मोटा नहीं है, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा? तो याद रखिएगा डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया। उसके बाद आप याद रखिएगा अंत में अंग्रेज अपने आप को सभ्य कह रहा था और भारतीयों को बर्बर कह रहा था। कहा कि अंग्रेज है सभ्य और भारतीय है बर्बर। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध का दिन है 1857 की क्रांति। तो कौन कहा? तो होम्स। याद रखिएगा होम्स ने कहा कि 1857 के विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का विद्रोह है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे थे 1857 के विद्रोह की प्रकृति, नेचर, कि कौन व्यक्ति क्या कहा। तो सब का नाम आपके जुबान पे रहना चाहिए और सबसे अधिक दूसरा नंबर याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक के इतिहास में देखिए, क्योंकि भारत का पक्षधर की बात भारत के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा? बी.डी. सावरकर। उसके बाद हम सबको रिपीट कर देते हैं एक बार, सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो लॉरेंस एवं सीले। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा? बी.डी. सावरकर। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम कौन कहा? मजूमदार। किसने कहा? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, आउटट्रम और टेलर। धर्मयुद्ध कौन कहा था? रीज। राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? डिज़रायली। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कौन कहा था? होम्स। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ तक सब जगह आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आज आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि 1857 के विद्रोह में हकीकत वास्तविक में असफल क्यों हो गया। तो पहला कारण याद रखिएगा कि विद्रोह का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया। अगर ये 1857 का विद्रोह पूरा भारत लेवल पर फैलता तो अंग्रेज संभाल नहीं पाता, और अंग्रेज जब संभाल नहीं पाता तो उसको यकीन मानिए कि उसको भारत छोड़कर जाना पड़ता। तो सबसे पहले तो हम लोग ने गलत हुए कि 1857 के विद्रोह जब भारतीयों द्वारा किया गया तो भारत के सभी क्षेत्रों में इसका प्रसार नहीं हो पाया, जिस कारण से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। कहिएगा कहाँ कहाँ? तो ये क्वेश्चन भी आपको हाई लेवल एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बीपीएससी सब में पूछ दिया जाता है
कि 1857 के विद्रोह का प्रसार कौन कौन क्षेत्र में नहीं हुआ, तो 1 नंबर याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा याद रखिएगा पंजाब, तीसरा याद रखिएगा राजस्थान, चौथा याद रखिएगा सिंध, और नर्मदा नदी के दक्षिण के भाग में इसका प्रसार नहीं हो पाया। इसका मतलब भारत के कुछ ही क्षेत्र में सीमित करके रह गया 1857 का विद्रोह। अब उसके बाद आप देखिएगा कि विद्रोह को सभी वर्ग का साथ नहीं मिला। तो बताइए 1857 के विद्रोह में हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन क्या कुछ ही वर्ग के द्वारा जब किया जाएगा तो आज़ाद हो पाएंगे? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप याद रखिएगा कि पहला कि इसका गलती है, इसका प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया और सभी वर्गों ने इसका साथ नहीं दिया। जिसमें साथ कौन कौन ने दिया, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पहला लिखे हैं शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग के द्वारा 1857 के विद्रोह में भागीदारी नहीं दिया गया। उसके बाद आप देखिए अधिकांश जो जमींदार थे वो भी अंग्रेजे का साथ दे रहा था। शिक्षित वर्ग भी अंग्रेज का ही साथ दे रहा था, अधिकांश जमींदार भी अंग्रेज का ही साथ दे रहा था, यहाँ तक कि सिख अंग्रेज का साथ दे रहा था और हैदराबाद के निजाम भी अंग्रेज का साथ दे रहा था और सिंधिया भी अंग्रेज का साथ दे रहा था और होलकर, ये सभी आपको अंग्रेज के तरफ से था। तो आप याद रखिएगा भारत के जितना भी शिक्षित लोग थे, भारत के जितना भी जमींदार थे, उसके बाद सिख थे, निजाम थे, सिंधिया थे और सब होलकर थे, सब किसका साथ था? अंग्रेज के तरफ। ये सब का सब अंग्रेज के तरफ से लड़ रहा था और भारत के कुछ ही गिने चुने व्यक्ति अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था। तो ऐसे में कहाँ से 1857 का विद्रोह सफल हो पाता? इस कारण से एगो महत्वपूर्ण कारण हुआ कि सभी वर्गों को आंदोलन में भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे वर्ग जो महत्वपूर्ण वर्ग थे वो अंग्रेज के तरफ से, यहाँ तक कि उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, वो एक कथन बोलते हैं कि अगर आज का आज 1857 के विद्रोह में अगर सिंधिया भाग ले लेते हैं तो हमको कल भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। सिंधिया उस समय इतना ताकतवर थे कि अंग्रेज बोल दिए, लॉर्ड कैनिंग अपना स्टेटमेंट दे दिए कि सिंधिया अगर आज 1857 के विद्रोह में भाग ले लेते हैं ना तो कल हमको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सिंधिया किए नहीं। सिंधिया किसके तरफ से थे? अंग्रेज के तरफ से। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सभी विद्रोहियों में आपसी सामंजस्य और एकीकृत कार्यक्रम की कमी बहुत महत्वपूर्ण। समझिएगा क्या बोले हम यहाँ पे, आपसी सामंजस्य। अब बताइए कहीं पर जो अभी देखते हैं, मान लीजिए बीपीएससी का लेकर कुछ दिन पहले मुद्दा छिड़ा हुआ था पटना में, तो पटना में जो मुद्दा था, आप बताइए एक आदमी जाकर पर्सनली हल्ला करता बोर्ड ऑफिस के बाहर तो सरकार सुनता? कभी भी नहीं सुनता। तो सरकार देखता कि पर्सनली व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, इसका अपना होगा, चाहिए इसको कोई काम नहीं। लेकिन एक आदमी के नहीं, अगर 1000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी एक साथ आवाज़ लगाएगा तो क्या सरकार डरेगा कि नहीं डरेगा? निश्चित रूप से डरेगा। तो वही आप समझिए ये लोग क्या कर रहा था, कानपुर में नाना साहब अलगे कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लखनऊ में बेगम हजरत महल अलगे कर रही है, जगदीशपुर में बिहार में वीर कुंवर सिंह अलगे कर रहे थे, यहाँ तक कि आपको झांसी में लक्ष्मीबाई अलगे कर रहे थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर अलगे कर। अगर याद करिए यही सभी नेता जब एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक स्टेज पर खड़ा होकर और अंग्रेज के खिलाफ आहूत करते कि 1857 क्रांति इस तारीख को होगा, तो आपको क्या लगता है कि भारत से अंग्रेज को समझिए कि नाक दम कर देते, उसको अंग्रेज को भारत छोड़ करके, हमको जहाँ तक लगता है कि इतना बड़ा संगठन अगर लगता एक साथ तो छोड़ कर भी जा सकते थे वो। अब उसके बाद देखिए आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे क्या सीखे कि भारत में सभी विद्रोही को एक साथ मेल मिलाप नहीं होता था, सब अपना अपना करते थे और अंग्रेज क्या किया, अपना अपना सबको निपटा दी। इसलिए सुनते हुए कैंपवेल यूपी का अधिकतर विद्रोह का अकेले निपटा दिए। तो अधिकतर जगह यही होता है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे जरूरी एक चीज़ और है कि अंग्रेज के पास हथियार क्या था, भरपूर था। संसाधन और हथियार हम लोग के पास क्या था, कमी था। हम लोग के पास उतना ज़्यादा फैक्ट्री नहीं था, तो अंग्रेज के पास संसाधन परिपूर्ण था और हम लोग के पास संसाधन उतना ज़्यादा परिपूर्ण नहीं था। अब उसके बाद आप लोग देखिए कि 1857 के विद्रोह का परिणाम, तो एक बार हल्का सा शॉर्ट रिवीजन सुन लीजिएगा कि विद्रोह का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया, जिस कारण असफल हो गया, जिसमें आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिंध, नर्मदा नदी के दक्षिण, इस सब भाग में विद्रोह नहीं हो पाया।
कितना लोग अगर ये नहीं समझते हैं नर्मदा नदी दक्षिण क्या लिखे, तो हम शॉर्ट से यहाँ बताते हैं कि अगर मान लीजिए भारत है तो भारत में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती यही महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, यहाँ पर सीधा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गुजरात के बीच आता है और यही सीमा बनाता है। इससे दक्षिण के भाग में नहीं हो पाया, मतलब कर्क रेखा, मान लीजिए कर्क रेखा से नीचे तक का क्षेत्र में ज़्यादा नहीं फैल पाया, ऊपर ऊपर ही रह गया। तो यही नर्मदा नदी के दक्षिण भाग, इस भाग में भी नहीं हो पाया। उसके बाद विद्रोह में सभी वर्ग का साथ नहीं मिला, अधिकांश वर्ग अंग्रेज के तरफ से रहे और सभी विद्रोहियों में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, सहयोग नहीं बन पाया और संसाधन और हथियार की क्या हुआ, कमी, जिस कारण से भारत में 1857 की क्रांति को अंग्रेज दबाने में क्या रहे, कामयाब रहे और हम लोग वहाँ पे असफल रह गए। अब उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण सुनिएगा कि 1857 की क्रांति अंग्रेज का नींद उड़ा दिया था। और किस कारण से अंग्रेज को इतना क्षति हुआ, तो अंग्रेज क्या कर रहा है, समीक्षा। तो 1857 से पहले भारत पर जो शासन था वह अंग्रेज का शासन नहीं, अंग्रेज देश का कंपनी का शासन था, मतलब व्यापारी। 1857 से पहले आपको लगता है क्या इंग्लैंड के राजा भारत पर शासन कर रहे थे? तो नहीं, भारत पर शासन कर रहा था एक व्यापारी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक भारत पर शासन किए। और बताइए, कोई भी कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो भारत में 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल कुछ भी घोषणा करते थे, आप इतना मान लीजिए कहीं ना कहीं अंग्रेज का व्यक्तिगत लाभ है, इसीलिए वो घोषणा करते थे। रेलवे चलाया था क्या आप लोग के चढ़ कर जाने के लिए? तो नहीं। क्या सती प्रथा का अंत, क्या उसको महिला का दुख दिख रहा था? तो नहीं, उसका श्रृंगार का सामान नहीं बिक रहा था, इसीलिए महिला विधवा होने लगी तो उसका साड़ी कम से कम बिका। और जब जिस दिन विधवा पुनर्विवाह लगाया तो सब श्रृंगार उसका बिकने लगा। तो कहीं ना कहीं से व्यक्तिगत फायदा को लेकर कोई भी नियम अंग्रेज लाता था। अब 1857 में अंग्रेज देख लिए कि कंपनी अगर भारत में और रह जाए तो लगता है कि 5 साल में भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एक्शन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, कहा कि जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी साहब, आपका काम अब ख़त्म है, अब सीधा अंग्रेज का राजा, जो अंग्रेज में होते थे प्रधानमंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री का सीधा शासन होगा भारत पर। और उस व्यक्ति को जो चुन कर रखा वो समझिए सीधा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब समझिए वही है, ओकर आदमी है ही समझिए। और उसका नाम बदल कर किया गया वाइसराय। तो वाइसराय इंग्लैंड के राजा का सीधा नेतृत्व करता था। समझिए कि आपको अगर हमको कहीं से विवाह शादी में भोज का निमंत्रण आया, कार्ड आया और हम वहाँ पे जाने में मेरे पास समय नहीं है, तो हम एक आदमी को नहीं कहेंगे कि मेरे बदला जाओ खा पी लेना और जो करना कर देना। तो इसका मतलब एक तरह से उसका जितना मान सम्मान समझिए किया जाएगा, वो मेरे नाम पे न गया है, तो मेरा जितना मान सम्मान होगा तो उसी के हिसाब से उसका भी होगा। तो यही समझिए कि इंग्लैंड के राजा अपना नहीं आके वो एक व्यक्ति को भेजा, जो समझिए वही है, ओकरे आदमी है, उसको कहते हैं वाइसराय। तो भारत में गवर्नर जनरल का पद बदल के अब क्या होगा, भारत का वाइसराय। तो पहली बात 1858 का सारी बात हम अभी सीखेंगे कि 1858 में क्या क्या किया गया। तो पहला काम, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण, सीधा नियंत्रण हुआ। और भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे उसका नाम बदल के क्या कर दिया, वाइसराय कर दिया। इस सारा घटना 1858 का है। अब उसके बाद देखिए सैनिक सुधार किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। पील कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था, सीधा क्वेश्चन आता है, तो सैनिक सुधार के लिए। हम यहाँ पे भिविया पॉइंट लगाए, आप भी याद रखिएगा। पील कमीशन कौन सुधार के लिए, सैनिक सुधार के लिए। और 3 क्षेत्र में सैनिक सुधार किया गया, बंगाल, मुंबई और मद्रास। तो बंगाल में 2 गो भारतीय पर 1 गो ब्रिटिश, मुंबई में 3 गो भारतीय पर 1 गो ब्रिटिश, मद्रास में 5 गो भारतीय पर 2 गो ब्रिटिश। तो इस प्रकार से सैनिक का क्या हुआ, सुधार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पील कमीशन। आप यह याद रखते या रखते अलग बात है, लेकिन पील कमीशन आपको याद रहना चाहिए। कौन सुधार के लिए, तो सैनिक सुधार के लिए। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि गोरखा जो नेपाल वाला था और सिख रेजिमेंट किसके तरफ से लड़े, तो अंग्रेज के तरफ से। तो गोरखा और सिख अंग्रेज का समर्थन में थे, इसीलिए इसका सेना को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, कहा कि यह अपन आदमी है।
अंग्रेज कहा कि इस गोरखा सिख अपन है तब न मदद किया, इसलिए इसका जनसंख्या कहना चाहिए, बढ़ना चाहिए सेना में। उसके बाद देखिए तोप पर कहा कि भारतीय सेना नहीं रहेगा, तोप पर नियंत्रण अंग्रेज ही करेगा, भारतीय द्वारा नहीं किया जाएगा, और कोई भी ऊंचा पद हो इस ऊंचा पद पर भारतीयों को सेना में नहीं बैठाया जाएगा, सेना में ऊंचा पद पर भारतीय नहीं रहेगा, तोप पर भारतीय नहीं रहेगा। ये दोनों का निर्णय लिया गया। इसके बाद देखिए अंग्रेज ने, आप सुने होंगे, सहायक संधि लाया, हड़प नीति लाया, व्यपगत का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति। क्यों? अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो कहा कि अगर ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कुटाया लॉर्ड कैनिंग, सब गलती था डलहौजी का, वही लाया था हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, जिस कारण से 1857 के विद्रोह में ज़्यादातर नेता जो देखते हैं इसी का शिकार है। आप याद करिए नाना साहेब कहा कि पुत्र को, दत्तक पुत्र को पेंशन नहीं दिया जाएगा, यह भी हड़प्पा नीति का नियम था। दूसरा, लक्ष्मीबाई, उसका पति गंगाधर मर गए तो अपना बेटा नहीं था तो साम्राज्य हड़प लिया, व्यपगति का सिद्धांत का परिणाम है, हड़प्पा नीति का। कानपुर में, तो आप लोग कानपुर का तो सुनिए लिए। उसके बाद आप देखिए कि लखनऊ अवध का क्षेत्र कुशासन के आधार पर हड़प लिया डलहौजी, अब बेगम हजरत विद्रोह कर दिया, और उस समय था कैनिंग, तो सारा गलती डलहौजी का फूटा किस पे? कैनिंग पे। तो कहा कि छोड़िए विस्तार हम लोग नहीं करेंगे, अब देसी रियासत जो है ना अपना साम्राज्य में अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, अपन बेटा है तो घोषित करे, दत्तको है या ककरो बेटा है ओकरा अपना रिलेशन का तो क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है, अपन नहीं है तो चलेगा। ये कब हुआ? 1857 क्रांति हुआ, तो सबक सीखा कौन? अंग्रेज। उसके बाद देखिए सामाजिक और धार्मिक सुधार में अंग्रेजों ने कमी किया। क्यों? क्योंकि जो समाज के रूढ़िवादी लोग थे, पुराने परंपरा को मानने वाले लोग थे, वो दुखी होते थे। किससे? अंग्रेज से। कब? जब समाज में परिवर्तन कर रहा था अंग्रेज तब। तो क्या क्या कहा कि छोड़िए, जैसा ये लोग अपना नोंगिए पे रहता है या गमछे पे रहता है या कुछ पहनता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई जरूरी नहीं लोगों को जीन्स पहना कि पैंट पहना, कुछ पहनाना, अपना जैसे भारतीय रहता वैसे रहने दिए। यही नियम लाया, कहा कि समाज को और धर्म में हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना। कब? 1857 के बाद। उसके बाद देखिए रंग भेद की नीति को में कमी लाया और सांप्रदायिक विभेदीकरण को बढ़ा दिया। बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं। VVI क्वेश्चन है, रंग भेद का नीति, रंग भेद की नीति में अंग्रेज कमी लाया। क्या होता है? तो पहले क्या होते थे, एगो गोरे है एगो काले है, गोरे अंग्रेज और काले भारतीय, दोनों मेजर जनरल है। तो अंग्रेज का सैलरी 50,000 और भारतीय की सैलरी 5,000। देखिए रंग भेद, इसी को कहते रंग भेद, मतलब दोनों सेम पद पर, एगो अंग्रेज है एगो भारतीय है, गोरे काले है, तो तुरंत समझिए कि रंग भेद में पूरा अंग्रेज को सैलरी 50,000, भारतीय की सैलरी 5,000, कितना ज़्यादा नीति अपनाता था रंग भेद में। रंग भेद के कारण ऐसा हो रहा था। अब इसको अंग्रेज क्या क्या कमी लाया और धर्म के आधार पर क्या किया? विभाजन किया। उसको कहते हैं सांप्रदायिक विभेदीकरण। तो सांप्रदायिक विभेदीकरण को क्या दिया? बढ़ावा दिया। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे 1857 क्रांति का 3 टॉपिक। पहला प्रकृति, दूसरा असफलता के कारण और तीसरा परिणाम। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न अगर आपको किसी भी एग्जाम में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमको जिम्मेदार ठहराइएगा कि आप पढ़ाए थे और क्वेश्चन नहीं मिला। तो जितना वीडियो 1857 क्रांति के डाले हैं, सभी वीडियो का जितना बोर्ड पे लिखा है, इस बोर्ड से क्वेश्चन टकराने की 100% गारंटी है, आपका निश्चित रूप से टकराएगा। इसलिए सभी वीडियो को आराम से बारी बारी से देखें और आपका कोई भी 1857 कहीं से क्वेश्चन, कोनो एग्जाम पूछे, आपका सब प्रश्न यहीं से आएगा। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे। और कल से हम लोग शुरू करें राष्ट्रीय आंदोलन 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। और वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर BPSC या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो या देश का कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाए। कोई आदमी घर पर है तो अभी उसका शिक्षा लेना आसान हो गया है, सामाजिक परिवेश का है तो और ज़्यादा आसान, क्योंकि अपने भाषा में हम आपको बात समझाते हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।